So, hello everyone. This is Shivanshu Kuswaha and most welcome to your own channel, मृत्युंजय अकेडमी। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे? यही अपना प्रीवियस लेक्चर था ना, सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। चलो भाई, ये तुम लोगों को कुछ काम होमवर्क दिया गया था। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने कर लिया हो, कुछ बच्चों ने ना किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हटा है इसको। आओ भैया, हमारे पबजी वाले भी पढ़ लो बैठ के। ठीक है, मैं पबजी करते रहोगे जीवन में। बड़ा हम परेशान है पबजी वालों से। ठीक है, क्या था, कंसंट्रेशन टर्म्स चल रही थी ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे मोलैरिटी को। सबसे पहले किसको देखेंगे? मोलैरिटी को। तो लगाओ भैया आईडी, उठाओ कॉपी पेन। ठीक है, इसी के आगे जाओ। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो मैं क्वेश्चन के साथ में इनको भी करवा दूंगा। ठीक है, मुझे ध्यान है, जो मैंने दिया है मुझे ध्यान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जिनके नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनके हो गए बहुत अच्छी बात, वो अपना मैच कर लेंगे। जिनके नहीं हुए मैं करा दूंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन लगाते लगाते ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़बड़ाओ ना कि पहले यही कराओ। ठीक है, करा देंगे वो भी। चलो, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को लिखो। सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट लिखो। कौन सी? सबसे पहले पढ़ाते हैं मोलैरिटी को। सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स dissolved in 1 liter, बस ये ध्यान रखना, 1 liter of solution is called molarity. Molarity of that solution जो तुमने बनाया। ठीक है, मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलेन में खुले विलय के मोलों की, 1 लीटर विलेन में खुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, चलो सुनो, तो जैसा नाम वैसा काम। अब सुनो, अगर मैं मोलरता को मोलैरिटी लिखूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं विलयन को सॉल्यूशन को, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कही बताई कि मैं विलय को सॉल्यूट लिखूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। मैंने कल बिल्कुल तुमसे कह दिया था कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज लिखूंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं हिंदी भी लिखूं, इंग्लिश भी लिखूं, कैसे काम बनेगा? या फिर मैं 2 लेक्चर बनाऊं, एक इंग्लिश में बनाऊं, एक हिंदी में बनाऊं। ठीक है, तो वो भी फिर पॉसिबल नहीं है। समझ लो बात को। तो कोशिश ये करते हैं कि मैं दोनों को लेकर के चलता हूँ, दोनों कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के बच्चे, भाई इंग्लिश के भी बच्चे हैं, हिंदी के बच्चे हैं, तो मुझे दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आओ, जैसा नाम वैसा काम। देखो, मोलैरिटी क्या होता है? एक फार्मूले को मैं तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम क्या करोगे? खुद से बनाना शुरू करोगे। देखो, मोलैरिटी लिख दिया, मोलैरिटी। ठीक है, और इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई, जो भी लिख लो, कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम। ठीक है, इसको यहां आगे लिख लेना, इसको लिख लेना। अरे यार, सब हम ही लिख देते, तुम क्या क्यों मेहनत करोगे तुम? इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लिखने में टाइम जाता है ना, इस वजह से मैं बोलता हूँ। चलो देखो, अब क्या करोगे? यहाँ लिखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिखो मोलरता। ठीक, अभी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों फार्मूला बना करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, तुम्हें हिंदी में बनाना पड़ जाएगा। ठीक, किताब उठाओ और बाकी मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसमें सारे फार्मूले बना के रखे हैं, क्यों दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? मोलैरिटी देखो, कह रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किसके सॉल्यूट पार्टिकल? किसके मोल? सॉल्यूट पार्टिकल के। किसमें डिसॉल्व्ड है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। समझो बच्चों मेरी बात को, किसमें डिसॉल्व्ड है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्या डिसॉल्व्ड है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किसमें, यानी कि उसको नीचे ले लो, समझे? उसको क्या करो? डिवाइड में ले लो। किसमें? देखो, ये चीज तो बिल्कुल ऐसी है कि ना, 200 नंबर आए हैं 500 में, 300 नंबर आए 500 में, 400 नंबर आए 500 में, 500 आए 500 में, जो कि होना ही नहीं है। हमने इतने धुरंधर ही नहीं हो कि 500 में 500 ले जाओ। चलो, तो ये क्या है? एक यूनिट है, उसको नीचे लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, 1 लीटर का मतलब क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सेम तरीके से यहाँ भी इसको करो, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, 1 लीटर विलयन में घुले विलय मोलक संख्या, कौन घुला है, विलय मोलक संख्या किसमें घुली है, 1 लीटर विलयन में, तो इसको यहाँ लिख लो। विलयन का आयतन कितना, 1 लीटर, ठीक, इतनी चीज चमकी। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, विलय मोलों की संख्या, देखो कितना टाइम जा रहा है, ठीक। तभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, इसका तुम खुद से बनाओगे। बोला ठीक, देखो हिंदी वाले बना ले जाओगे, इंग्लिश वाले नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर मैं हिंदी में लिख दूंगा तुमको इंग्लिश सोचने में टेंशन हो जाएगी, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो तुम हिंदी बना ले जाओगे, वो मुझे पता है। ठीक, अब सुनो, अब देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अभी मैंने तुमको सिखाया है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, क्या सिखाया था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को सिर्फ लिख देते हैं V से, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ हो जाएगा जाकर के, तो ये चीज क्या बन जाएगी, गिवन मास, सिर्फ एक को इतने खूबसूरत तरीके से बना के दिखा रहे, दूसरे को बार बार यही नहीं बनाते घूमेंगे, तो उसको अपन जल्दी से कर लिया था। गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, ये ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक। अब सुनो, इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा बड़ा फार्मूला तुम कैसे लिखोगे जिसको छोटे में ले आते हैं। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। गिवन मास ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे W से, तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल W अपॉन मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, तो लिख लिया स्मॉल m, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे V से, ठीक है। और ये किसमें है, लीटर में है, लो बन गया फार्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V, किसमें, लीटर में, ठीक है। ये चीज बनी। ऐसे चलो यहाँ भी तुम्हारा जल्दी से बना देते हैं, विलय मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, मोलों की संख्या, विलय का भार बटे विलय का अनुभार बटे विलयन का आयतन, ठीक, समझ गए बात को। ऊपर नीचे कर लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अनुभार इंटू 1 अपॉन विलयन का आयतन, ठीक। छोटा कर लो, मोलरता को किससे दिखाओगे, कैपिटल M से। अब देखो भाई फार्मूला बन जाएगा, कैपिटल M विलय के भार को दिखाओगे छोटे W से, विलय के अनुभार को दिखाओगे छोटे m से, विलयन का आयतन दिखाओगे V से, और किसमें होगा, लीटर में। बात खत्म। तो ऐसे करके तुमको हर बार करना होगा। जैसे मोलैलिटी सिखाएंगे तो मोलैलिटी में भी यही केस बन रहा होगा, नॉर्मलिटी सिखाएंगे नॉर्मलिटी में यही केस बन रहा होगा, ठीक है। तो उसको अपन बार बार नहीं लिखा करेंगे, ठीक, समझ गए बात को। इसको नोट कर लो, हम हटाएं, ये अपना नोट करो जो भी है।
ठीक है, ध्यान रखो ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है, ठीक, नोट कर लो इसको। एग्जाम में आ गया तो तुम्हें पूरा लिखना होगा, इस चीज का बस तुम ध्यान रखना, और आता जरूर है, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्या फार्मूला बन गया, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू स्मॉल m इंटू v, इसमें लीटर में। और अगर मान लो वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ तो तुम फार्मूला यूज करोगे m इंटू कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v इन ml इंटू 1000। तो 1000 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रहा, बहुत छोटा सा, बिल्कुल बहुत आसान, इससे ज्यादा कोई आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता क्वेश्चन। ठीक है, उसने कहा 80 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 500 ml of solution। ठीक, क्या मतलब इसका, 500 ml में 500 ml विलियन में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, 500 ml के विलियन में, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो या फिर चाहो तो लिख लो, मैं आराम से बोल देता हूं। 500 ml के विलियन में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, सो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो विलयन की मोलरता बताएं, बन गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ml के विलयन में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता बताएं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आओ देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करा करो, गिवन लिख लिया करो, जो भी गिवन हो, जो भी गिवन डेटा हो उसको लिख लो। क्या है, 80 ग्राम ऑफ NaOH। देखो बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनो, अब बताओ 80 ग्राम ज्यादा है या 500 ml ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 80 ग्राम 500 ml ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट का फेज बनाएगी, जो चीज कम होगी वो सॉल्यूट बनाएगी। लेकिन इसमें कहीं भी सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया गया, वो सीधे क्या बता रहा है कि 500 ml का क्या है, सॉल्यूशन है। वो सीधे क्या कह रहा है, 500 ml का क्या है, सॉल्यूशन है। समझ रहे बात को। तो गिवन दैट वेट ऑफ सॉल्यूट, समझो बात को, विलय का भार कितना दिया हुआ है, विलय का भार कितना दिया हुआ है मुझे बताओ, विलय का भार कितना दिया हुआ, 80 ग्राम ऑफ NaOH, और यही क्या है, सॉल्यूट है, यही क्या है, विलय है। अभी एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा अपना तेज चला करेंगे। क्या यही विलय है। ठीक है, तो विलय का भार यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। और इसको अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल w से लिखते हैं, समझे। फिर क्या दिया हुआ है, 500 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या ये v है, कितना दिया हुआ है, 500 ml। अगर ml में है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो बड़ा सिंपल है, m लिखो, w कितना दे रखा है, 80 ग्राम। मोलर मास, ये क्या होता है, मोलर मास NaOH का, क्वेश्चन दिया था NaOH वाला, कैलकुलेट करके निकालने थे कि नहीं निकाले, चलो बताओ, कैलकुलेट करो मेरे साथ। NaOH, Na का कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, मुझे याद है कि तुमने रट भी लिया होगा इसका। देखो 6 3 9 1 10 40 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 40 हो गया। तो NaOH का कितना होता है, 40 होता है। यहाँ कितना लिखोगे, 40 लिखोगे। देखो बच्चों, मैंने m भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने w की जगह पे 80 लिख दिया, m की जगह पे देखो कैसे कैलकुलेट किया है, ये क्या निकल करके आया है, मोलर मास। ठीक है, उसको निकाल करके यहाँ पे पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ ml कितना गिवन है, 500 ml, तो यहाँ लिखा 500 ml इंटू 1000। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, इसको काटा 2 आया, इसको काटा 2 आया। ठीक, और 2 2 4 मोलर। इस चीज को लिखना कभी भी ना भूलना, एक नंबर एग्जाम में काट लेगा। यूनिट लिखना कभी ना भूलना। अच्छा मैंने नहीं बताया था ना यहाँ पे, चलो ठीक है, तो गलती हो गई। ध्यान दो, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर होती है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर होती है। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर होती है। ठीक, तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बना सकता है। अब देखो
सुनो, वो यहाँ कुछ भी लिख सकता है, यहाँ कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी करा सकता है। ऐसे मैं हजारों क्वेश्चन करा सकता हूँ यहाँ पे खड़े खड़े, जो बिल्कुल ऐसे चिरकुटे चिरकुटे वाले क्वेश्चन है। मान लो तुमसे कहते 342 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। समझे? तुमसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बनवा सकता है। लो चलो एक और चिरकुटा सा क्वेश्चन दिए दे रहे तुम्हारी सहानुभूति के लिए, इसको नोट करो, कैलकुलेट करो। रुक जाते हैं, पहले पाउस ऑफ करा के जो तुम पहले कैलकुलेट और नोट वगैरह करते हो उसको कर लो, ठीक है? हो गया, हटा है। मान लो बिल्कुल चिरकुटा सा क्वेश्चन, मतलब इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, ठीक है? चाशनी बनवा रहा है, क्या बनवा रहा है? चाशनी बनवा रहा है। देखो 342 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 1 liter of solution, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 342 ग्राम ग्लूकोज के, सॉरी यहाँ पे सुक्रोज लेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल हो जाएगा तब तो। 342 ग्राम सुक्रोज के 1 लीटर विलियन में घोले गए हैं। विलियन की मोलरता बताओ, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खास बात कोई नहीं। क्या कह रहा है? 342 ग्राम सुक्रोज के 1 लीटर के विलियन में घोले गए हैं, विलियन की मोलरता बताओ, ठीक? चाहो तो क्वेश्चन लिख भी लो तुम लोग, बोल देंगे, फिर से बोल दे एक बार। 342 ग्राम सुक्रोज के 1 लीटर के विलियन में घोले गए हैं, तो विलियन की मोलरता बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। फिर से देखो, W कितना है? 342 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। जब 1 लीटर दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगा दोगे? क्या लगा दोगे? W/m इंटू V, वो भी किसमें? लीटर में, ठीक है? W कितना है? 342। चलो चीनी का निकाला था कि नहीं निकाला था? चीनी का निकाला था, चीनी का, सुक्रोज का क्या फार्मूला बताया था मैंने कल? C12H22O11। मैंने कहा था 342 आता, मैंने तभी क्वेश्चन में 342 दिया तुम लोगों को। कैसे निकालोगे? 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। इसको कैलकुलेट करोगे 342 ही आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है? इसको कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेट कर लेना यार, 342 ही आएगा, ठीक है? तुम करना कैलकुलेट। और ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर। तो 1 लीटर तो 1 ही लिख दो, बात खत्म करो। इसने इसको मार दिया, 1 आ गया, 1/1 मतलब 1, आंसर कितना हो गया? 1 मोलर, ठीक? एक अच्छा बच्चा कहेगा सर इसको बार बार ना करो, और एक बहुत अच्छा बच्चा कहेगा सर एक बार फिर से बताओ, ठीक? तो तुम्हें समझना है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ये सिर्फ अच्छे बच्चे। तो मेरे हिसाब से अच्छे बच्चे बनो, बहुत अच्छे बच्चे बनोगे तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। अब यार इतनी छोटी चीज नहीं समझ में आएगी तो कहानी बनेगी नहीं, ठीक है? तभी बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, सारी चीजें बताते हुए चल रहे हैं, समझे? ऐसी चीज नहीं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं जो छोड़ रहे हो, ठीक है? अब सुनो, अब मोलैरिटी का ऐसा ही क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे भी बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन बनते हैं, समझे? ये तो कुछ नहीं है, मोलैरिटी पे और अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे तुमसे मोलैरिटी में भी क्वेश्चन पूछेगा, चल कोई छोटी चर्चा कर लेते हैं, सुनो। जैसे मान लो तुमको दे रखा है M इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन स्मॉल m इंटू V इंटू 1000, और ये किसमें होगा? ml में। अब देखो, अभी तक तुमसे मोलैरिटी पूछ रहा था, तो फिर तुमको क्या ये और ये बता देता था, ठीक? हो सकता हो तुमसे ये पूछ ले मोलर मास, तो तुमको ये और ये बता देगा, ये बता देगा, समझ रहे बात को? ठीक है? ऐसे देखो कितने इसमें कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ठीक? कुल तुमको 2 चीजें देख करके कोई एक चीज पूछ लेगा, समझा बात को? इसमें क्या है, सीधे फार्मूला बेस वाले जितने भी क्वेश्चन है वो तो तुम लगा ही लो, ठीक है? जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो अपन लगवाएंगे। इसको हटाओ। वैसे भी अपन जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए उसके लिए सीधे एक पिक्चर बनाएंगे कम से कम 1.5 घंटे, उसमें से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही कराएंगे, कुछ कराएंगे नहीं, ठीक है? न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल, ऑनली न्यूमेरिकल। अब एक कंसेप्ट होता है मोलैरिटी और मिक्सिंग का, उसको यही बताएं कि बात होता है मोलैरिटी और मिक्सिंग। चलो न्यूमेरिकल कराते समय बताएंगे, अभी नहीं बता रहे, ठीक है? मोलैरिटी और मिक्सिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, अच्छा कंसेप्ट है, उसको वही बताएंगे, उसमें खेल बदल जाता है, समझे? तो वो जब क्वेश्चन करा रहे होंगे तो बता देंगे। अभी अपन कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट करते हैं। तो मोलैरिटी हो गई, ठीक है? अब देखो मोलैलिटी, अब हेडिंग लगाओ मोलैलिटी। मोलैलिटी
क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ solvent. Number of moles of solute particle dissolved in 1 kilogram of solvent. It's called molality. ठीक, मोलरता। ठीक है, देखो मोलारिटी और मोलालिटी में इतना ही डिफरेंस होता है। 1 किलोग्राम विलयन में, सॉरी 1 किलोग्राम विलयन की जगह अब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, विलायक लिया जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय मूलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय मूलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m in your NCERT. It is denoted by small m. इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तुम पूरा लिख लो। ठीक, यूनिट की अगर बात करें अपन, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है इसकी, ध्यान से सुनो, मोलल। इसकी मोलल, मोलल, ठीक, वहां मोलर, यहाँ मोलल। ठीक, अब मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ पूरा फार्मूला। ठीक है, हिंदी में मैं बोल दूंगा, तुम आराम से लिख लेना। ठीक है, चलो मोलैलिटी देखो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ बढ़िया तरीके से लिखो मोलैलिटी, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसा वैसा उतार दो। ठीक है, किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तब की बार यहाँ लिख लो सॉल्वेंट ऑफ 1 kg। ठीक है, सॉल्वेंट, और क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, ऊपर को कैसे लिखा जा सकता है उसको, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको यही लिख दे रहे हैं कि नहीं, क्या बार बार इसको करते हैं। अब देखो मोलैलिटी को अपन छोटा करते हैं छोटे m से। अगर इसको छोटे m से दिखाए तो मोलर मास को कैपिटल M से दिखाओगे। ठीक है, बस इस चीज को बच्चों ध्यान रखना, बाकी कोई खास बात नहीं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को तुम छोटे w से ही दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हमने मोलैलिटी में छोटे m से दिखाया तो यहाँ तुम बड़े m से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा अगर कंफ्यूज हो तो कुछ नहीं लिखना, यही लिख देना, बात खत्म। ठीक, कैपिटल M से दिखा दो इसको। अब क्या, यहाँ वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, समझ लो, ये भार है, विलायक का भार लिखना है यहाँ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ भार पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल W। ठीक, स्मॉल w कैपिटल W, और किसमें होगा ये, kg में। अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 चला जाएगा। चलो उसको भी यहाँ लिख देते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इन ग्राम। सो यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, 1000। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक, हिंदी में सुन लो, जल्दी से सुन लो, मैं ठीक है लिखूंगा नहीं। मोललता, ठीक, लिखो, यहाँ पे लिखोगे मोललता, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार 1 किलोग्राम। ठीक, इतना लिख लोगे, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखोगे विलय के मोलों की संख्या, अच्छा सॉरी सुनो, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू 1 बटे
विलायक का भार इन 1 किलोग्राम। उसके बाद तो तुम यही लिखोगे, ठीक। तो मैंने बोल दिया है, लिख लोगे हिंदी में, मुझे पूरा भरोसा है, लिख ही लोगे। नहीं लिख पाओगे तो नोट्स दे रहे उसमें लिखा जाएगा, और क्या करें बताओ, कुछ करोगे ही नहीं तो फिर कहाँ से काम बनेगा, सब कुछ हम ही कर दें क्या, ठीक है। मेहनत तुमको करनी कि हमको करनी, ये सोचो तुम, ठीक। ठीक है, सीधे आप क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल फिर एक चिपटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल चिटकटा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लेते हैं, चलो और ले लेते हैं। 360 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 360 ग्राम ऑफ, जी लिखता हूँ यहाँ के, पूरा ग्राम नहीं लिखते, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg of water, calculate its molality, ठीक। फिर बिल्कुल फुद्दू सा क्वेश्चन, ठीक है, कराते हुए शर्म आ जाए, लेकिन क्या करें, करा दे रहे, बेसिक बेसिक करा दे रहे, ठीक है। क्या लिखोगे, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन दैट लिखते हैं, गिवन दैट हेडिंग डालो। चलो मुझे बताओ क्या क्या गिवन है इसमें, ठीक है। छोटा डब्ल्यू गिवन है, कितना है, 360 ग्राम, 360 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, चलो ठीक है। फिर क्या है, अच्छा अब देखो, इससे पहले सॉल्वेंट नहीं बताता था, जब मोलरिटी वाले क्वेश्चन बनाते तो उसमें सॉल्वेंट का कोई केस नहीं देता था। यहाँ बता रहा है भैया 1 किलोग्राम है पानी, समझ रहे हो, 1 किलोग्राम पानी है, पानी सिर्फ 1 किलोग्राम है, जो सॉल्यूशन बनना होगा वो कितना होगा, वो होगा तुम्हारा 1 किलोग्राम प्लस 360, इतना बड़ा सॉल्यूशन होगा। खैर अपन उसकी चर्चा करते हैं। 1 किलोग्राम पानी है तो कैपिटल डब्ल्यू जो है वो क्या है, 1 किलोग्राम, ठीक। फार्मूला हमारा क्या कहता है, मोलरिटी निकालनी, सो m इज इक्वल्स टू द W, ये लिखा है फार्मूला, तुम सीधे लिखते हैं, 360 को यहाँ लिखोगे, ठीक है। मोलर मास कल बताया था 180 आता है, किसका, ग्लूकोज का, कल निकलवाया भी था, निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था, ग्लूकोज का मोलर मास कितना आता है, 180, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इंटू इंटू, और क्या है, कहाँ गया, किसमें है, किलोग्राम में, तो यहाँ 1000 ना लिखो, सीधे यहाँ पे 1 कर दो, ठीक। ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत, अब बताओ किसी चीज की परेशानी, अब फिर वो तुमसे उबड़ खाबड़ काम करा सकता है, वो यहाँ बदल देगा, क्वेश्चन करा देगा, वही वाली कहानी, W दे देगा, M ये दे देगा, ये पूछ लेगा, या फिर कोई भी 2 चीजें देख करके कोई भी 2 चीजें पूछ लेगा, कोई भी 2 चीजें देख करके कोई भी एक चीज पूछ लेगा, कभी कभी 3 भी चीजें दे सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। नोट करो इसको भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खास है नहीं इसमें भी, ठीक है। नोट कर लो इसको भी, सारी चीजें नोट कर लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में लगाएंगे, तुमको सिर्फ बेसिक बेसिक डिटेल दे दे रहे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। मोलैलिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, अब नॉर्मैलिटी देखो, ठीक है। मोलैलिटी देख ली, मोलैलिटी देख ली, और क्या देखते हैं, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, it's called normality, ठीक। it is denoted by capital N, यूनिट होती है नॉर्मल, अभी सब लिख देंगे, नॉर्मलता, 1 लीटर के विलयन में एक निश्चित ताप पर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो कोई ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित
उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता, ठीक। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, ठीक। यूनिट की बात करें अगर तो वो होती है नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल हिंदी में भी हो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। फॉर्मूला बना दे इसका, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ देखो नॉर्मलिटी, ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। भाई जैसा फार्मूला मतलब जैसा डेफिनेशन वैसा ही फार्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। तो हम सीधे फार्मूला बना दे रहे हैं। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एन, गिवन मास ऑफ सोल्यूट को अपन लिखते हैं W से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट को लिखते हैं E से, और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को लिखते हैं V से। किसमें होगा, लीटर में। अगर उसमें ml में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। हिंदी में बोला जाए तो हिंदी लिख नहीं रहे, बोल दे रहे, ठीक है, बोल दे रहे, ऐसे करके ले लेना। विलय का ग्राम तुल्यांक, ठीक। विलय के ग्राम तुल्यांक बटे 1 लीटर का विलयन, या विलयन 1 लीटर का, ठीक। ऐसे करके लिख लेना, या आयतन लिख लो, जो भी तुम लिखना चाहो वो लिख लो, ठीक है। जो तुमको सही लगे बेसिकली तुम वो लिख लो। अब यहाँ देखो, विलय का दिया हुआ भार, ऊपर लिखोगे विलय का दिया हुआ भार बटे, इसको ऐसे लिखोगे तुल्यांकी, विलय का तुल्यांकी भार दिया, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन 1 लीटर, ठीक। लिख लोगे इस चीज को, कोई दिक्कत होगी, ठीक है, लिख लोगे, ठीक। बाकी मैंने नोट्स में दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बोल तो मैंने दिया ही तुमको, चलो। और इसमें कोई खास बात, हाँ खास बात बच्चों ये है कि E कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मोलर मास कैलकुलेट करना तो आता है तुमको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करोगे। E क्या होता है, ग्राम तुल्यांक, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। E को क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, या फिर ऐसे बोलते हैं विलय का तुल्यांकी भार। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल टू द मोलर मास अपॉन N, या कुछ लोग X भी लिखते हैं, N लिखो या X लिखो, दोनों एक ही बात है। व्हाट इज द N और X, ये होता है आपका वैलेंसी हो सकता है, या कह सकते हो कॉमा एसिडिटी हो सकता है, ऐसे लिखते हैं, एसिडिटी हो सकता है, या बेसिसिटी हो सकता है, ठीक।
इसको भास्मिकता बोलते हैं, इसको अम्लता बोलते हैं, और इसको तो जानते ही हो क्या बोलते हैं, वैलेंसी को, ठीक है, संयोजकता बोलते हैं। ये संयोजकता है, ये अम्लता है, और ये भास्मिकता है, ठीक है। मोलर मास को तो जानते ही अणुभार कहते हैं, और ये रहा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब तुमको नहीं पता होगा कि वैलेंसी क्या, एसिडिटी क्या, बेसिसिटी क्या। सिंपल से क्वेश्चन को उठा करके तुमको करा देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा क्या है और क्या नहीं। ठीक, तो सीधे क्वेश्चन पे इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुन लो और उसको ध्यान से नोट कर लेना। विलय का ग्राम तुल्यांक, विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन 1 लीटर, ठीक। विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार बटे 1 लीटर का विलयन, ठीक है। ये फार्मूला बना लो, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया विलय का तुल्यांकी भार, ठीक, बहुत अच्छी बात। चलो इसको नोट करो, अपन इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4, 90 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in, कुछ भी मान लो, 500 ml of solution, ठीक। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर नॉर्मलिटी, ठीक। क्वेश्चन वही कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी कह रहा। H2SO4 के 98 ग्राम 500 ml जल में घुले हुए हैं, उस विलयन की नॉर्मलता बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98 ग्राम H2SO4 के जल में घुले हुए हैं, कितने में, 500 ml में, उस विलयन की नॉर्मलता बताएं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, चलो भाई। गिवन दैट, यहाँ पे हेडिंग लगा लो, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है। सो W गिवन है 98 ग्राम। अब तो इसकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी, जानने ही लगोगे। ये क्या है, वॉल्यूम है, कितना है, 500 ml, ठीक। फॉर्मूला यहाँ पे एक बार फिर से मिल जाएगा। नॉर्मलिटी फॉर्मूला क्या होता है, W/E × V × 1000, और ये कब, जब ml में होगा, ठीक। और E कैसे निकाला जाएगा, ऐसे। चलो देखते हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी एन इज इक्वल टू W कितना है, 98 ग्राम, तो 98 ग्राम लिखो, × 1000 लिखो, ठीक है। E नहीं पता है, निकालते हैं भी, और V कितना है, 500 ml। इसने इसको मार दिया, यहाँ पे 2 हो गया, सो N हो गया आपका 98/E। अब देखो बच्चों, E कैसे कैलकुलेट करेंगे, E कैसे निकालोगे। मोलर मास ऑफ H2SO4 मुझे बताओ कितना होता है। यहाँ पे E कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे मोलर मास बताओ, इसका कितना होगा। इसका मोलर मास कितना होता है, 98 मोलर मास होता है। अब देखो, तो वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी होती है बेस की और बेसिसिटी होती है एसिड की। बेस क्या होता है, क्षार, और एसिड क्या होता है, अम्ल, ठीक। ये चीज तो आप जानते ही लोगे। मुझे बताओ H2SO4 तुम्हारा क्या है, एक एसिड है, यानी कि एक अम्ल है, ठीक है। तो एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। अब देखो बच्चों, बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेस इन द मॉलिक्यूल, वो भी किसमें से, ऑक्सीजन से अगर निकाल लो। क्या मीनिंग है इसका, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो बच्चों, इसका मुझे डायग्राम बना करके दिखाओ। क्या डायग्राम इसका ऐसा होता है, S डबल बॉन्डेड O, ठीक है, O ऐसे कर लो, ठीक। ये H, ये H, ठीक। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो डबल बॉन्डेड इधर होता है, इधर होता है, ठीक है। चलो मैं वैसे बना देता हूँ। ये H, ये इस स्ट्रक्चर से कितने हाइड्रोजन इससे निकल रहे हैं, 1 या 2 या 3, ठीक है। तो देखो कितने निकलते हुए दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। एक देखो यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन है। ध्यान देने वाली बात यह है, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हालांकि ऑर्गेनिक में समझाएंगे भी। एसिडिक हाइड्रोजन कब होता है, जब वो किसी, कह सकते हो, उससे जुड़ा हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जुड़ा हो। हालांकि जो तुम्हारे नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हाइड्रोजन तुम्हारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ करेगा, ठीक है। इसको H2SO4 बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं।
इसकी जो एसिड बेसिसिटी होगी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी इसकी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 2 से ये काट होगी, 49 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा तुम्हारा। और इस 49 को यहाँ लिख दो। सो n इज इक्वल टू 98/49, ये कटा, ये कितना आया 2। सो आंसर कितना आ गया, 2 नॉर्मल। आंसर कितना हो गया, 2 नॉर्मल। अब मैं तुमको थोड़ा इसका केस समझा देता हूँ, वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन तो लग जाएगा, ये 2 निकालना हो सकता है, तुम्हें ना समझ में आया हो तो उसको मैं तुमको एक बार फील करा देता हूँ अच्छी तरीके से। इसको हटा के तुमको समझा देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बेसिसिटी की। और मैंने कहा बेसिसिटी किसकी होगी, बेसिसिटी किसकी होगी, एसिड की। अभी मैंने बताया बेसिसिटी किसकी होगी, एसिड की। मैं तुमको कुछ एसिड दिखाता हूं, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। जैसे मान लो एसिड हो गया HCl, ठीक, ऐसे करके लिखते हैं कुछ एसिड। देखो HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल के एसिड भी देख लो, जैसे कि H3PO3, H3PO2, H3PO4, और कोई अच्छा केस है क्या, बस तुमको बेसिकली नॉर्मलिटी, बाकी ज्यादा नहीं देंगे, बस तुमको क्या समझाएं। देखो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं जो कि निकलने वाला है, तो ये एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये किसी अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, इस पर ज्यादा चर्चा अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है। कर मैं बहुत अच्छी खासी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन वो चर्चा का विषय यहाँ नहीं है, समझ लो बात को। इसको मैं किसी एक अलग से लेक्चर में तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक। बस यहाँ पे तुम कुछ बातों को समझ लो। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 1। यहाँ कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 1। यानी कि इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 1 है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो तुम कहोगे इसमें 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 3, इसमें 3 निकलेंगे तो 3, इसमें 3 निकलेंगे तो 3, लेकिन वास्तविकता में ये गलत है, ठीक। कैसे, आओ इसको समझते हैं। बस यही तो खेल में तुमको समझाना चाह रहा था, बाकी कोई खास बात नहीं है। अगर बात करता हूँ H3PO4 की, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्डेड O O O O, ठीक है। अब देखो कितने हाइड्रोजन लगाने, 3, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अब बच्चों देखो, ये जो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से। ये जो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से। ये जो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये खतरनाक चीजें हैं, समझे। ये एसिडिक हाइड्रोजन बोले जाएंगे। यही सिर्फ यही पीएच वैल्यू की रीडिंग देंगे, समझ लो बात को। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3। तो ये वाला तो सही है, इसकी बेसिसिटी तो सही है भाई, यहां से तो 3 आंसर सही है। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं इस वाले कंपाउंड की, P डबल बॉन्डेड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पे लगा दो हाइड्रोजन। देखो क्या इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO3, क्या ये बन गया H3PO3, ठीक है। इसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, इसको फास्फोरस एसिड बोलते हैं, और इसको हाइपोफास्फोरस एसिड बोलते हैं। इसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, इसको फास्फोरस एसिड बोलते हैं, इसको हाइपोफास्फोरस एसिड बोलते हैं। ऐसा क्यों है, ये कैसे नाम तैयार करोगे, इसकी भी मैं तुमको ट्रिक सिखा दूंगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझो, यहाँ पे देखो दिखने में तो 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3 निकलेंगे, लेकिन वास्तविकता में जो खतरनाक हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 है। मतलब जिनकी जो वास्तविकता में बेसिसिटी को शो करेंगे, जो वास्तविकता में एसिडिक हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 है। तुम इतना ध्यान रखो, तुमको ट्रिक समझा रहे, बात खत्म। तुम सिंपल सी बात ध्यान रखो, ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो एसिडिक होगा, बात खत्म। हालांकि मुद्दा ये होता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से निकलेगा उतना खतरनाक होगा, ठीक है। लेकिन वो चीज तुम ना ज्यादा जानो। अभी समझो, इस वाले केस में समझना कि हाइड्रोजन जो है तुम्हारा ऑक्सीजन से निकल रहा है तो बेसिसिटी देगा, नहीं निकलना तो नहीं देगा, ठीक। ये 2 निकलेंगे तो यहाँ का आंसर 2। इस वाले को देखो H3PO2 को, सो P डबल बॉन्डेड O O H H H, देखो 1 2 3 H3PO2, ये हाइपोफास्फोरस एसिड है। अब इसमें भी 3 आंसर आप बोलते हैं, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन से जुड़ा है, नहीं। तो ये वाला हाइड्रोजन से भी एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1। तो समझो इस वाले का होगा H3PO2 का होगा 1, इसका होगा 2। इस हिसाब से इस केस को देखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिसिटी का फंडा। एसिडिटी का क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। एसिडिटी किसकी होगी, बेस की होगी। बेस का मतलब क्या, जैसे NaOH CaOH का होल टॉइज
समझ लो बात को, AlOH का होल थ्राइस, इसमें से देखो कितने OH निकलेंगे, एक, इसमें देखो कितने OH निकलेंगे, दो, इसमें देखो कितने OH निकलेंगे, तीन। बस सिंपल सा फंडा है, जितने OH निकल रहे हैं उतना उसका बेस। और जैसे अब वहां पे जो X है ना, जो तुम लिखते थे E बराबर M मोलर मास मतलब M बटे X, तो उस X की जगह पे तुम्हें यही चीजें लिखनी है। समझ लो बात को। ऐसे वैलेंसी का मतलब क्या है, जो सिंपल तुम्हारा कोई सॉल्ट है, जैसे मान लो NaCl, ठीक है, तो ये टूटेगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। जैसे मान लो तुमको दिया हुआ CaCl2 दिया होता, तो ये क्या होता है Ca डबल प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक, केस समझ गए ना, ऐसे करके निकालोगे। नोट कर लो, समझ लो इसको ध्यान से, बड़े सिंपल तरीके से, कोई कठिन बात नहीं है। नहीं समझ में आता है दोबारा देखो तो समझ में आएगा। ठीक, समझ गए। अब एक बहुत छोटी सी बात, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू, अपन यहाँ पे क्या लिखते थे V। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मेलिटी फॉर्मूला क्या था, N इज इक्वल टू W E इनटू V, ये लिखा करते थे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको इससे डिवाइड लगाओ, तो ये हो जाएगा M बटे N इज इक्वल्स टू W M इंटू V W E इंटू V। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा W M इंटू V इंटू E इंटू V इंटू W। देखो W ने W को मार दिया, V ने V को मार दिया, सो क्या बचा M बाई N इज इक्वल्स टू E अपॉन M, इतना बच्चा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, E को अपन क्या बोलते थे, E को बोलते थे मोलर मास अपॉन X, ठीक, या फिर ऐसे भी कह सकते हो मोलर मास को क्या बोलते हैं M अपॉन X। इस चीज को अगर यहाँ लिखते हैं तो M अपॉन कैपिटल M, E की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं M अपॉन X इंटू M। M ने M को मार दिया, तो क्या बचा M अपॉन N इज इक्वल टू 1 अपॉन X, 1 अपॉन X। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ N इज इक्वल टू X इंटू M। व्हाट इज X, बहुत अच्छी तरीके जानते हो, वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता है और कहता है इसकी नॉर्मेलिटी 2 है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया था कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml of solution calculate its normality, क्या यही वाला क्वेश्चन था? इससे पहले ये देखो, ये लिखा है यहाँ पर, यही क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन से तुमने जब नॉर्मेलिटी निकाली तो कितनी आई थी, 2 आई थी, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेता होता, कहता 90 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml of solution calculate its molarity, या फिर मान लो क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी होती तब मोलैरिटी पूछ लेते, तो हमको कुछ खास करना नहीं होता है, ठीक है। वो तुम बस ऐसे करते, n इज इक्वल टू x इंटू m, n की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू भी 2 थी, इंटू m, तो 2 से 2 मर जाता है, m की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। x की वैल्यू 2 कैसे, अभी मैंने बताया H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, जो निकल सकते हैं ऑक्सीजन से, ठीक, को समझ में आया? चलो ठीक है, इसको भी नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो मोलैलिटी देख ली, नॉर्मेलिटी देख ली, मोलैलिटी देख ली, ठीक है, ये इतने हमने अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स को देख लिया है। अच्छा, कभी कभी बच्चे ये भी मुझसे पूछते हैं कि सर नॉर्मेलिटी तो NCERT में नहीं है। जब आप क्लास 12 की NCERT देखोगे तो उसमें शायद नॉर्मेलिटी का फैक्टर नहीं दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की हुई है, तो क्या नॉर्मेलिटी एग्जाम में नहीं आएगी? देखो नॉर्मेलिटी बेसिकली एग्जाम में भले ही ना पूछे, जैसे मतलब आपसे ये नहीं कहेगा कि नॉर्मलता के बारे में टिप्पणी करें, समझ रहे हो बात को? ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं रिमार्क्स के, हो सकता है वो नॉर्मेलिटी का ना पूछे, लेकिन आपसे जो अब आप सॉल्यूशन में थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह आएगी, वहां पे नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस वजह से तुमको नॉर्मेलिटी आनी चाहिए, ठीक। चलो अब बात करते हैं किसके, मोल फ्रैक्शन की। मोल
फ्रैक्शन या इसको मोल प्रभाज्य भी कहते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा नाम है, ठीक है। मोल अंश भी लिखा मिल जाएगा, और मोल प्रभाज्य, मोल अंश, और मोल से रिलेटेड कोई चीज़ और भी होती है, ठीक है। अंश और शायद भाग वगैरह भी होता है, ठीक है, तो देख लेना। हाँ, मोल भिन्न भी कह सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ऐसी चीज़ें तुमको देखने को मिल जाएंगी, और सारी की सारी मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज्य को ही व्यक्त करती है। अब है क्या ये चीज़ मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये पल्ले नहीं पड़ता है। जैसे डेफिनेशन मोल प्रभाज्य की क्या कहती है? कहती है कि मान लो कोई एक विलयन है, ठीक है, उस विलयन में मान लो बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उसमें से किसी एक चीज़ को उठा लो, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है, और उसमें जितनी चीज़ें थी सबका नंबर ऑफ मोल्स का सम निकाल लो, और उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। वो भी किसका? जिसका आपने निकालने की कोशिश की। क्या मतलब है? जैसे एक बार मान लो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि एक विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको मोल प्रभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन से तो तुम नहीं समझ पाओगे, इसको बड़े आराम से समझाते हैं हम, ठीक है। देखो कैसे, बेसिकली मोल को आपने अच्छी तरीके से समझा। अभी मैंने आपको मोल समझाया था पिछले लेक्चर में, तो मोल बढ़िया तरीके से समझा तुमने मोल को। अब इसके फ्रैक्शन को समझना है, क्या मीनिंग है इसका। चलो इसको ध्यान से जरा समझो। पहले तो 2-3 मिनट हम तुमको थोड़ी सी कहानी समझाते हैं। पहले उस कहानी को समझ लो, उसके बाद में तुम ऑटोमेटिक देखो। कंसेप्ट तुमको समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट ही तुम्हारा क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे बात को। डेफिनेशन से चीज़ें ना पढ़ा करो, ठीक है, चीज़ों को समझ करके डेफिनेशन समझा करो। चलो देखो, जैसे मान लो भाई इसमें तुम 2 चीज़ें घोलोगे, एक तो सॉल्यूट घोलोगे, एक सॉल्वेंट घोलोगे। आपके क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ाना है आपको, समझे। बाइनरी का मतलब द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन ही। टर्सरी सॉल्यूशन भी होते हैं, क्वार्नरी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब 4 चीज़ों को मिला सकते हो। बाइनरी का मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 चीज़ों को मिलाया जाएगा, समझ रहे हो बात को। ऐसे आपका 3 चीज़ें भी मिलाओ, 4 चीज़ें मिलाओ, जैसे मूल प्रभाज्य में तो आपको मिलेगा ही। हालांकि चलो हम किसी बेसिकली पहले 2 चीज़ों को मिलाते हैं। मान लो कोई एक ए चीज़ मिलाई और कोई बी चीज़ मिलाई, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो हमारे पास एक ये डब्बा है, समझो बच्चों बात को, एक ये बीकर है और इसमें तुम लोगों ने जो भरा है वो ए है, समझे। मान लो इसमें कुछ तुम लोगों ने रख लिया है और जिसका पूरे का नाम ए है, तो इसमें क्या होंगे? ए के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो? तो तुम निकाल ही लेते हो। तो इसमें ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ रहे हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे मान लो अगर हम बी का एक कंटेनर उठाएं तो इसमें क्या होगा? बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ रहे हो बात को। ऐसे बहुत से होंगे, मैंने सिखाया ना कितने, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है कि नहीं। तो 10 की पावर 23 तो बहुत ज़्यादा होता है। अब तुमने क्या किया, ये भी इसमें डाला और ये भी उठा करके इसी में डाल दिया, ठीक। डालने के बाद में तुमने इसको बढ़िया तरीके से घोल करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, एक समांगी मिश्रण बना लिया। अब ये विलयन तैयार हो गया, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब मान लो ये मिलाने के बाद, मान लो मैंने मिलाया, मान लो तुम आए, ठीक है, तुम आकर के मिला करके चले गए, ठीक है। अब फिर मैं आता हूं, मुझे पता है कि ये इतने ग्राम दे रखा है और मुझे पता है कि ये इतने ग्राम दे रखा है, ठीक है। फिर मैं अगर जानना चाहता हूं कि वास्तविकता में ये कितना था, तो अब पता कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं पता करना चाहता हूं इसका कितना मोल इसमें प्रेजेंट है। बच्चों ध्यान समझो, मैं जानना चाहता हूं कि इन वालों का जो मोल है वो इसमें कितना प्रेजेंट है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसी दिक्कत को ही दूर करता है मोल फ्रैक्शन, समझे। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ए सॉल्यूट है या बी सॉल्वेंट है, कुछ भी मान लो, ठीक है। जैसे इसको तो इससे समझाने के लिए बनाया है, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक। ये हमारा एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में 2 चीजें होंगी। एक तो आप सॉल्यूट को डालोगे यानी कि विलय पदार्थ को डालोगे, और एक आप सॉल्वेंट को डालोगे। इसमें 1% भी संकोच की आवश्यकता नहीं कि सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और सॉल्यूट की अमाउंट इससे क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। ये चीज तो आप जानते ही हो। अच्छा, अब इसको आपने इसमें मिला दिया, मिलाने के बाद अच्छी तरीके से घोल लिया। अब मान लो सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता है कि मुझे बताओ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसमें। सॉल्यूशन में देखो, अब ये क्या बच्चों बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन किनसे बना हुआ है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक।
मैंने कहा चलो मान लो सॉल्यूट, मैंने कुछ W सॉल्यूट ले लिया, ठीक है, और ऐसे ही मैंने W सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। तो इसको W को मैं W सॉल्यूट यहां पे लिखूंगा और इसको W सॉल्वेंट लिख दूंगा। W का मतलब बात बहुत अच्छी जगह जानते हो, ये वेट होता है, ठीक है, कितना वेट मैंने इसमें डाला है। अच्छा, अब आओ यहां पर देखो, यहां पर बहुत ध्यान समझो। मैंने क्या बताया था कि मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। और मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई, इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन मैंने बोल भी दी है, बाकी मैं तुमको नोट्स में तो दे ही रहा हूं। इट इज डिनोटेड बाई, ये इस टाइप का सिंबल होता है, ठीक, इस टाइप का, समझे। इसको काई भी बोल दिया जाता है या आप सिंपली एक्स भी बोलो, चल जाएगा, ठीक है। चलो आओ, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं कि मुझे निकालना है, मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे सॉल्यूट के ही मोल फ्रैक्शन के बारे में बताओ जो यहां पे तुमने बनाया हुआ है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले समझो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे, उससे तुम्हारी क्लियरिटी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। देखो देखो, ठीक है, जैसे कैसे निकालेंगे, तो पहले यहां पे लिखेंगे x ऑफ सॉल्यूट, ठीक, ऐसे लिखा, x लिखा, जिसको पूछा गया उसको यहां लिखोगे, सॉल्यूट इज इक्वल टू द, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन सबका मोल। समझे क्या मीनिंग है इसका? जैसे मैं निकालना चाहता हूं सॉल्यूट के बारे में, तो मैं यहां लिखूंगा n ऑफ सॉल्यूट, या फिर पहले अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, इसको पूरा मैं लिख लेता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आप हिंदी में लिख सकते हो विलय के मोल प्रभाज, ठीक है, विलय का मोल प्रभाज, हिंदी में लिखोगे इसको विलय का मोल प्रभाज, बराबर, फिर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आप लिखोगे विलय के मोलों की संख्या, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी चीजें उपस्थित हैं उन सभी का मोल्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जो प्रेफर लगे। अब समझो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं x ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे लिखोगे n, उसके नीचे लिखोगे सॉल्यूट, ठीक, अपॉन, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, इसमें जितनी भी चीजें हैं, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्यूट का भी लिखेंगे और सॉल्वेंट का भी लिखेंगे। तो सॉल्यूट का आप कैसे लिखोगे, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, बुक में सॉल्यूट को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ बुक में कैपिटल N से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक बुक का अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको सोचना है कि आप किस तरीके से करो। आप ऐसे भी करोगे तो कोई गलत बात नहीं है, कोई एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है। चलो, ये बन गया तुम्हारा एक तरीके से फार्मूला, किसको निकालने के लिए, एक सॉल्यूट को निकालने के लिए। अगर मैं वही बात करता हूं एक्स सॉल्वेंट मुझसे पूछा जाता, तब मैं क्या लिखता, तब यहां सॉल्यूट की जगह क्या हो जाता, ऊपर सॉल्वेंट हो जाता, अपॉन n ऑफ सॉल्वेंट प्लस n ऑफ सॉल्यूट। कोई खास चेंज नहीं है, ध्यान से देखोगे बच्चों, नीचे चेंज नहीं होता है, सिर्फ ऊपर चेंज हो जाता है, वो भी क्या, जिसका आप निकालना चाह रहे हो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस चीज को मैं रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब अगर अपन इसको खोल के देखते हैं, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, x सॉल्यूट इज इक्वल टू n ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये क्या, मोल फ्रैक्शन, सॉरी, नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, या तो आप पूरा लिखो, ठीक है, या तो आप सबसे अच्छा है सिंपल तरीके से लिखो W ऑफ सॉल्यूट अपॉन M ऑफ सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूट प्लस मतलब अपॉन M सॉल्यूट। M मतलब
भाई ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल तरीका तो है। ऐसे ही गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इतनी बात चमकी। अब देखो, अब देखो इसको, अब इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप एक्स सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। ऐसे आप एक्स सॉल्वेंट को ओपन करोगे, अगर एक्स सॉल्वेंट निकालोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन एम सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन एम सॉल्वेंट प्लस डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से ऐड कर देता हूं तो क्या होता है, अगर इसको इससे ऐड कर देते हैं, दैट्स द मीनिंग। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं यहां पे देखो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं। ठीक, इसको जोड़ दिया तो लेफ्ट वाला पार्ट तो लेफ्ट से जुड़ जाएगा और राइट वाला पार्ट राइट से जुड़ेगा। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक है, यहां प्लस का साइन आएगा, ये भी जुड़ जाएगा, एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों का जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, तो यहां जो एलसीएम आएगा दोनों का कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अपन इसको लिखते हैं एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही हो जाएगा, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अब बच्चों ध्यान से देखोगे तो ऊपर और नीचे की चीज सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला पूरा कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्वेंट की जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स सॉल्यूट और एक्स सॉल्वेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, एक्स सॉल्यूट और एक्स सॉल्वेंट को हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली में इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ये टोटल क्या है, सॉल्यूशन। तो एक्स सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू द 1। अब सिंपल सी बात है भाई, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन थोड़ा ना होगा, सॉल्यूशन तो एक कंप्लीट चीज है। सॉल्यूशन में ये दो चीजें हैं, अगर इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 100% आएगी। ठीक है, कुछ समझ पा रहे हो इसका मीनिंग क्या है। जैसे देखो एक सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। अगर दोनों को अलग नहीं करोगे तो सॉल्यूट की अलग परसेंटेज होगी, सॉल्वेंट की अलग परसेंटेज होगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन तो एक सिंपल सी चीज है, मतलब सॉल्यूशन तो एक पूरी बॉडी है, मतलब सॉल्यूशन तो पूरा है, पूरी चीज सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की वैल्यू कैसी होगी, 100% होगी या 1 होगी। क्या मीनिंग है इसका, चलो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इस डेटा को नोट कर लो, फिर अपन इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस डेटा को नोट कर लो। यहां मुझे कुछ हिंदी में बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ऐसे यहां विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक, कोई दिक्कत, इस चीज को नोट कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे क्वेश्चंस को करते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 180 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, जो भी आप बोलना चाहो, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, कह सकते हो 720 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सिंपली हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन।
ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 180 ग्राम ग्लूकोज के 720 ग्राम पानी में उपस्थित है, या फिर ऐसे कह सकते हो 720 ग्राम पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। क्वेश्चन को तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं फिर से बोल देता हूं कि 720 ग्राम पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ठीक है, तो मुझे विलयन में प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना करें। तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना करें। ईच कंपोनेंट का मतलब ये हमसे सॉल्यूट भी पूछ रहा है और सॉल्वेंट भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। बड़ा मैंने सिंपल तरीके से बताया, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो सॉल्यूट, जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्वेंट। चलो मुझे बताओ यहां पे सॉल्यूट क्या है। ये रहा सॉल्यूट। चलो बताओ भाई, बताओ मुझे वाटर सॉल्यूट है या ग्लूकोज सॉल्यूट है। तो ये 180 ग्राम है, ये 720 ग्राम है। सिंपल सी बात है, सॉल्यूट हमारा क्या निकल आएगा, ग्लूकोज। ऐसे ही अगर मैं सॉल्वेंट पूछता हूं तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। बस ये आपको तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको पता है तो खेल हो गया। कह रहा है ईच कंपोनेंट, प्रत्येक घटक का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूट का निकालता हूं। ठीक है, चलो आओ सॉल्यूट का देखो। x of solute is equal to n solute upon n solvent प्लस n solute। क्या यही फॉर्मूला होता है सॉल्यूट को निकालने के लिए? क्या यही फॉर्मूला है? ठीक है, अब देखो बात को। x सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। तो यहां सिंपल तरीके से तुम लोग लिख लो ग्लूकोज। यहां क्या लिखोगे, ग्लूकोज इज इक्वल टू, यहां पे लिखो n ग्लूकोज। ठीक है, n सॉल्वेंट की जगह पे क्या है, वाटर है। तो यहां लिख लो वाटर प्लस n ग्लूकोज। अगर ये इधर हो ये इधर हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो n ग्लूकोज को कैसे लिखोगे, w ग्लूकोज अपॉन m ग्लूकोज अपॉन w ग्लूकोज अपॉन W ऑफ, यहां वाटर लिखा तो चलो वाटर लिख लो, वाटर अपॉन m वाटर। वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराई है ना मैंने। W ऑफ ग्लूकोज, एक क्वेश्चन को बड़े आराम से बताएंगे, उसके बाद फिर अपन रफ्तार में चला करेंगे। m ग्लूकोज। ठीक, इतनी चीज कर ली। अब मुझे बताओ W ग्लूकोज गिवन डेटा बताओ मुझे। यहाँ पे लिखे गिवन दैट मुझे अलग पहले लिख लेना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ W ग्लूकोज कितना दे रखा है, वेट ऑफ ग्लूकोज क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 180 ग्राम। ग्लूकोज का भार कितना है, 180 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 180 ग्राम। ठीक, और वेट ऑफ वाटर कितना है, पानी का भार कितना है, 720 ग्राम। ठीक, चलो भाई अब क्वेश्चन निकालते हैं सीधे। x ग्लूकोज, x का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। ग्लूकोज का मतलब क्या है, ग्लूकोज से, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब चलो अब क्या लिखेंगे, W ग्लूकोज कितना दे रखा है, 180 ग्राम बटे n ग्लूकोज, ये क्या है, m ग्लूकोज। m का मतलब क्या है, मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता था, इसको कैलकुलेट करो, यहां से मोलर मास निकालो। कितने बार अभी क्वेश्चन में करवाया है, कितना आएगा इसका मोलर मास, 180 आएगा। तभी मैंने इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से डिजाइन किया है। ये 180, ये भी 180। अब वाटर की बात करते हैं तो वाटर कितना गिवन है, 720। ठीक, वाटर कितना गिवन है, 720 गिवन है। और वाटर का वो कितना होता है, मोलर मास 18 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं, कहां गया फिर, W ग्लूकोज कितना है, 180 और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180। तो ये बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई ज्यादा संकोच करने की कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा बात को ध्यान से, इसको कैलकुलेट करो। ये काटोगे ऊपर 1 आ जाएगा अपॉन, ठीक है, इसको काटोगे ये कितना 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा। यहाँ पे 40 लिख लो, प्लस इसको ये काटोगे 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्लूकोज x ग्लूकोज कितना आया, 1/51, 1/51।
51, एक्स ग्लूकोज कितना है 1/51। अच्छा, अगर मैं इसको सॉरी 41, 51 नहीं 41, 40 + 1 करोगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट को हटा करके यहाँ क्या लिख दूंगा मैं सॉल्वेंट, तो यहाँ सॉल्यूट हट करके क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, यहाँ ग्लूकोज हट करके क्या हो जाएगा वाटर, यहाँ ग्लूकोज हट करके क्या हो जाएगा वाटर, ऐसे यहाँ पे भी ग्लूकोज हट करके क्या हो जाएगा वाटर, और यहाँ पे भी बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी एचटीएस, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसको पूरा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ की बात तो अपनी गणित है ना। ठीक, एक्स ग्लूकोज इतना आया है, अब देखो एक्स ऑफ वाटर, ठीक, डब्ल्यू वाटर का कितना है 720 720 बटे एम वाटर कितना है, मतलब मोलर मास कितना होता है 18 डिवाइडेड बाई एम वाटर कितना है 720, ये कितना है 18 प्लस लगाओ एम डब्ल्यू ऑफ ग्लूकोज कितना है 180, इसको 180 लिख लो, और ये भी कितना होता है 180 होता है। ठीक है, चलो बड़ा सिंपल, इसको इससे काटा 1 आ गया, इसको इससे काटा 40 हो गया, इसको इससे काटा ये भी 40 हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया 40 अपॉन ये क्या हो गया 41। ठीक है, सो मैं कह सकता हूं एक्स ऑफ वाटर कितना हो गया 40/41। ठीक, अब अच्छा, अब यहां पे मैं तुमको एक अच्छी सी चीज सिखाता हूं, वो क्या, देखो अगर मैं इसको ऐड करूं, एक्स ग्लूकोज एक्स वाटर को ऐड करूं, यहां पे लिख लेते हैं एक्स ग्लूकोज प्लस एक्स वाटर इज इक्वल टू ये 1/41 प्लस 40/41। अब देखो एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 41। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 40। अब आप ध्यान से देखो एक्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1। ठीक, क्यों, क्योंकि ये भी 41/41 और ये आपस में कैसे कट जाएंगे 1 आ जाएगा। समझ रहे बात को, तो सिंपल मोल फ्रैक्शन आपको यही सिखाएगा कि कौन सी चीज कितने परसेंटेज है, सॉल्यूट कितने परसेंट होगा हमारे सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट कितने परसेंट होगा हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, मतलब वही बात है, मोल का फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, मोल का क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक, चलो हटाते हैं इसको भी। अब छोटी सी 2-3 बातें बची हुई हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लगभग सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आता है तुम्हारा परसेंटेज। देखो परसेंटेज का क्या रोल है, जैसे देखो परसेंटेज को पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको सिखा दूं, ध्यान समझो। जैसे मैं बात करता हूं वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, ये क्या होता है, ये होता है W बाई W परसेंट। ये क्या होता है W बाई W परसेंटेज। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं इसे यहाँ पे, W बाई W परसेंट। अच्छा अब देखो बात को ध्यान से सुनो, कोई भी केस तुमको मिलेगा जैसे W बाई W परसेंट तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे क्या पढ़ेंगे हम लोग W बाई V परसेंट पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे V बाई V परसेंट। ये 3 परसेंटेज हम लोगों को पढ़नी है। कुछ चीजें मैं तुमको यहाँ पे सिखा दूं और एक ही बार में तुम तीनों परसेंटेज को बहुत आराम से सीख लोगे। देखो ध्यान समझो, जब कभी W लिखा मिलेगा तो आप या तो ग्राम से डील कर रहे होगे या किलोग्राम से डील कर रहे होगे। ठीक है, W का मतलब मैंने समझा दिया है, भार या वेट से है, भार या फिर वेट से। और कभी अगर V नजर आएगा पूरे सॉल्यूशन में तो आप या तो ml से डील करोगे या तो लीटर से डील करोगे। ठीक, इतनी बात चमक गई। अच्छा अब V का मतलब क्या होगा, आयतन या फिर वॉल्यूम होगा। अच्छा अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं सबसे पहले W और W लेता हूं, देखो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं W अपॉन W परसेंटेज लेता हूं तो देखो ऊपर वाले को सॉल्यूट बोल देना और नीचे वाले को सॉल्यूशन बोल देना। ध्यान रखना,
इसमें ऊपर वाला सॉल्यूट नीचे वाला सॉल्यूशन, ऊपर वाला सॉल्यूट नीचे वाला सॉल्यूशन, ऊपर वाला सॉल्यूट नीचे वाला सॉल्यूशन। ठीक, हमेशा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा उसको सॉल्यूशन लेना, जो ऊपर वाला होगा उसको सॉल्यूट लेना। क्या है डेफिनेशन तो बात की बात है, पहले समझ लो इससे क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तुमको वहीं आएगी क्वेश्चन बनाने में। डेफिनेशन कोई खास बात नहीं है, 2-2 मिनट कुछ सेकंड की डेफिनेशन है, वो 2 मिनट में गा देंगे, समझ में आ जाती है। ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत कम तुमसे पूछी जाएगी, तुमसे इसके जो क्वेश्चंस है वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान समझ लो। उसी को समझाने के लिए इतना डेटा मैं समझा रहा हूं तुमको। ध्यान से देखो, जो भी परसेंटेज वाले केस उनमें ऊपर वालों को सॉल्यूट नहीं, नीचे वाले को सॉल्यूशन ले लो। ठीक, अच्छा अब W क्या है, ऊपर है तो सॉल्यूट, नीचे है तो सॉल्यूशन, इतना पता चल गया। दूसरी बात, W क्या होता है, या तो ग्राम होगा या किलोग्राम। परसेंटेज के केस में तुम ग्राम लोगे, परसेंटेज के केस में तुम ग्राम लोगे, ध्यान रखना, ग्राम लोगे और ml लोगे, ग्राम लोगे ml लोगे। अगर परसेंटेज हट जाएगा तो तुम किलोग्राम और लीटर भी चलाओगे। ठीक है, वो अलग बात है, उसका भी क्या रोल है वो तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं अभी हम थोड़ी देर में। समझो ध्यान से, ये W सॉल्यूट बोला, नीचे सॉल्यूशन बोला। अब W है तो इसको ग्राम में लोगे, और ये भी W है तो इसको भी ग्राम में लोगे। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख पाऊंगा, अब देखो इसको ध्यान कर, W/W परसेंटेज कुछ ऐसे लिख पाऊंगा, ऐसे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये ऑटोमेटिक फार्मूला बना, कैसे, ऊपर वाली चीज को सॉल्यूट लेना, नीचे वाली चीज को सॉल्यूशन, ऊपर वाले को सॉल्यूट, नीचे वाले को सॉल्यूशन। अगर W है तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। ठीक है, और W का मतलब क्या होता है, वेट से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चाहो तो यहां लिख लो इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। और परसेंटेज है तो उसके चक्कर में तुम यहां पे लगा दोगे 100। परसेंटेज अगर किसी केस में नहीं दी होगी तो वहां पे तुम 1000 लिख रहे होगे, समझो। जैसे मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं, W/W। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां पे परसेंटेज अगर नहीं लगाता हूं तो इसको कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऐसा भी केस तुमको मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, ऐसा भी केस मिलेगा। खैर ये तो बात की बात है, मैंने इसे बता दिया, इस केस को ध्यान रखो। इतनी बात तुमको चमकी, यानी कि जो डेटा ऊपर होगा वो सॉल्यूट देगा और जो डेटा नीचे होगा वो सॉल्यूशन के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल एक बात सुनो मेरी, एक कहानी में तुमको समझाता हूं। मान लो लिखा हुआ है 98%, देखना बात को ध्यान समझना, 98% W/W ऑफ H2SO4, W/W ऑफ H2SO4, ये क्वेश्चन है, ध्यान समझो। सिर्फ इतना डेटा दिया हुआ है कि 98% W/W ऑफ H2SO4, 98% W/W H2SO4 के। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया। अब मेरी बात को ध्यान समझो, हमेशा यहां कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे देखो क्या है, W/W है या W/V है या V/V है, या हो सकता हो वो लिख दे भारानुसार, या लिख दे बाई वेट या बाई वॉल्यूम, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान समझो, तभी क्वेश्चन लगा पाओगे, वरना नहीं लगेगा। अब समझो बच्चों, अगर इसके आगे कभी भी ऐसा W/W परसेंटेज केस लिखा हुआ है तो तुम क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, इसके आगे ये है, उसके आगे जो भी डेटा दिया होगा, ठीक है, उसको क्या करोगे, इस हिसाब से लिखोगे, ऐसे। H2SO4 का कह सकते हो W ऑफ, देखो बच्चों ये W/W है, तो W क्या है 98, और नीचे का W क्या है सॉल्यूशन, और सॉल्यूट क्या है, यही है H2SO4 ही सॉल्यूट होगा। अच्छा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि W ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। ये कहां से डेटा पता चला, यहां से। फिर दूसरी बच्चों चीज क्या लिखोगे, W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक, हम तुमको कम से कम 5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ भी ले लो, यहां पे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 20% W/W ऑफ ग्लूकोज, ठीक, मान लो ये दिया, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, W ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, यहां का उठा लो 20 ग्राम। फिर उसके बाद नीचे भी W है तो यहां का लिखोगे W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। क्या मेरी बात चमक गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब यहां कुछ भी दिया हो, XYZ कुछ भी दिया हो, तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो 40% W/W ऑफ NaOH, ठीक, आगे कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं। कैसे लिखोगे, WNaOH ऑफ 40 ग्राम, और नीचे क्या लिखोगे, W ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, इस केस से समझ में आ गया। अब
W/W ना हो, कुछ और हो, अब कोई दिक्कत ही नहीं, तुमको बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लो। अब मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं हटाओ यहां से W, हमने कहा W की जगह पे मैंने V लिखा, तो ये क्या हो गया, W/V% हो गया। इसको वेट पर वॉल्यूम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेट पर वॉल्यूम, इसको वेट पर वॉल्यूम या भार प्रति आयतन या वेट पर वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखो अभी भी ये सॉल्यूट रहेगा, अभी भी ये सॉल्यूशन रहेगा, बस यहां ग्राम की जगह तुम क्या कर दोगे, ml कर दोगे। इसको तो लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इसको क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इसी चीज का तुमको ध्यान देना था, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। अब मान लो क्वेश्चन तुम्हारे यही है, ठीक है, उसमें यहां पे क्या कर दिया, उसने V कर दिया, अब की बार तुमसे V पूछ लिया, मान लो ऐसा डेटा दिया हुआ है, तो ऊपर की चीज तो सेम, क्योंकि ऊपर तो W है ना, तो ऊपर तो वेट ऑफ H2SO4 रहेगा, लेकिन यहां क्या लिखोगे तुम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम की जगह पे क्या लिख दोगे, 100 ml। ऐसे ये भी बदल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, देखो नीचे V है तो V, और नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, 100 ml। समझे, ऐसे इसको हटाओ, यहां पे लिखो V सॉल्यूशन। इतना कराने का मेन मुद्दा सिर्फ मेरा यही है कि तुम्हें क्लियरिटी हो जाए, क्वेश्चन लगने लगे तुमसे, बस ठीक, क्योंकि बहुत से बच्चे इस वाले केस में लटकते हैं, मुझे पता है, तभी मैं यहां पर खूब जोर दे करके समझा रहा हूं। लो बन गया, ठीक है। मान लो तुमसे V/V की बात करें, भाई 3 था, ये भी हमने बताया, ये भी बताया, इसकी मान लो बात करता है, वो V/V की बात करता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी इसको बोलते हैं, जैसे उसको परसेंटेज बाई वेट बोलते हैं, या वेट बाई परसेंटेज बाई वेट, ऐसे इसको परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोल दिया जाता है। अभी भी सॉल्यूट तुम्हारा रहेगा, लेकिन V लगने से ये क्या हो जाएगा, ml, देखो यहाँ पे सिखाया है ना, और ये भी क्या रहेगा, ml। अब जैसे तुमने इसको वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा था, तो अब V लगने से वेट हटा दो, यहां क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, बाकी सब कुछ ऐसे रखा रहने दो। अब मान लो ये V/V है, तो क्या करोगे, नीचे ना बदलो, क्यों, क्योंकि नीचे तो V है ही, यहां पे अब यहां पे अगर W था, W की जगह पे क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ क्या, H2SO4 लो, और 98 ग्राम की जगह पे क्या हो जाएगा, 98 ml हो जाएगा। इस चीज का तुमको ध्यान देना है, समझे। ऐसे इस जगह पे क्या करोगे, V ऑफ ग्लूकोज, और 20 ग्राम की जगह पे क्या हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। क्या मेरी बात चमक गई होगी। ऐसे यहां पे क्या करोगे, NaOH, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 40 ml हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात को, इतनी बात चमक गई तुमको, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, तब समझ में आएगा। अब एक चीज और छोटी सी बात बताई, उसको भी यही समझा देते हैं। एक चीज को याद रखो, अगर कोई चीज मास में दे रखी हो या फिर वेट में दे रखी हो, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, क्या मीनिंग इसका, इसका मतलब है विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार। अब यहां पे भार ही रहेगा, कहीं आयतन कर दिया तो फार्मूला गड़बड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कह सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, समझे। पहले लिखा ग्राम, फिर लिखा ml, और इसको जोड़ लिया, आंसर आ गया, उसको ग्राम ml बोल दिया। ऐसे नहीं अपन करते हैं, ठीक है। सेम यूनिट को ही जोड़ा जा सकता है, ये आप 11th में पढ़े होगे। हाँ, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैसे हम तुमको बाद में बताएंगे। जैसे मान लो अब यहां वेट ऑफ सॉल्यूशन था, यहां मान लो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको अपन लिखते हैं V ऑफ सॉल्यूशन प्लस V ऑफ सॉल्यूट, मतलब V ऑफ सॉल्वेंट। इसको डब्बे में बंद। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो विलयन का आयतन बराबर विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। ठीक, इस डेटा को नोट कर लो, ये तुम्हारे काम का है। यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी कोई खास बात नहीं है, समझे। अब देखो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक तुम्हारे पास क्या है, वॉल्यूम है, एक वेट है।
तो हमको पता है भाई, हम एक फार्मूला जानते हैं, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये लगाओगे तो तुम वॉल्यूम से वेट में आ सकते हो और वेट से वॉल्यूम में आ सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी सारी बातें क्लियर है। अब एक बहुत छोटी सी बात बची, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सारी कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गई, अब क्वेश्चन लगाने हैं बस। देखो एक चीज लास्ट चीज बची, पीपीएम। पीपीएम को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों, अभी जैसे आप ये परसेंटेज पढ़ी थी, ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कुछ नहीं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। समझ रहे बात को? अच्छा, अब समझो क्या मीनिंग है इसका पार्ट्स पर मिलियन का। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो कि मान लो समुद्र का पानी लाते हो तुम, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मिनरल्स होते हैं और तुम्हारा सॉल्ट वगैरह उसमें बहुत कुछ होता है। हम करें ज़्यादा नहीं, तुम 1 लीटर पानी लाओ। कहाँ का? समुद्र का, सी वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत से सॉल्यूट होंगे। समझ रहे हो इसमें बात को? इसमें बहुत से सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, ना जाने क्या क्या घुला होगा, ना जाने कितने आयंस होंगे उसमें, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ये आयन, वो आयन, दुनिया भर के बहुत से आयन होंगे। लेकिन वो आयन कितने होंगे, इस चीज पर कहानी बनती है पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन क्या करता है, जो सॉल्यूट होते हैं उनकी मात्रा हमारे पूरे सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा होती है, तो उनको हम कोई बहुत छोटी सी यूनिट पर आकर के पढ़ना होता है। वही छोटी सी यूनिट हमारी क्या है? पीपीएम है। समझे? या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि मान लो तुमको चीनी लेने जाना है मार्केट से, और चीनी मान लो तुमको 100 ग्राम लेनी है, तो तुम चीनी जब 100 ग्राम लेने गए हो, ठीक है, बात को ध्यान समझना, तुमको कहानी समझ में आएगी। जब 100 ग्राम लेने गए हो तो उसको ये तो तुम नहीं कहोगे जा करके ना कि हमको ऐसा कर दो, 1/10 किलोग्राम चीनी दे दो, या फिर ऐसे नहीं बोलोगे जाकर के 0.1 किलोग्राम चीनी दे दो। क्या कहते हो जाकर के? अगर तुमको 100 ग्राम चीनी चाहिए तो उससे तुम क्या कहते हो? ये कहते हो कि 0.1 किलोग्राम चीनी दे दो, या फिर ये कहते हो 1/10 किलोग्राम चीनी दे दो। भाई क्या बोलते हो उसको? उसको तुम क्या कहते हो? हमको 100 ग्राम चीनी चाहिए। हालांकि 100 ग्राम चीनी 1/10 किलोग्राम के इक्वल है कि नहीं भाई? 100 ग्राम चीनी 1/10 किलोग्राम के इक्वल है। लेकिन हम जब हम कम चीज लेते हैं तो उसकी यूनिट अलग बना लेते हैं, और जब कोई ज्यादा चीज लेते हैं तो उसकी यूनिट अलग बना लेते हैं। ऐसे ही बच्चों इसमें मिलियंस में बहुत छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे, तो उनको हम मोलैरिटी में नहीं कैलकुलेट करेंगे, या नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी नहीं निकालते उनको हम एक बहुत छोटी सी यूनिट पीपीएम में बोलने शुरू कर देते हैं। समझे? इस एग्जांपल से तुम इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ पाए होगे। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूं, अब पीपीएम आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी पीपीएम अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी पीपीएम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ज्यादा यूज किया जाएगा तुम्हारा पीपीएम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे कि मैंने बताया था W/V% को आप क्या लिखते थे? वेट ऑफ सोल्यूट। ऊपर वाली चीज क्या रहती थी? सोल्यूट, अपॉन नीचे वाली चीज क्या रहती थी? सॉल्यूशन। अगर नीचे V है तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100 लिखते थे। अगर परसेंटेज होती थी तो 100 लिखते थे। परसेंट को हटा करके अगर मैं W/V ppm लिख देता हूं, ठीक है, तो बस यहां पे 100 हट करके क्या हो जाएगा? 10⁶ हो जाएगा। बस इतना सा खेल बदलता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक, जैसे मैं बात करूं V/V ppm की, तो आप V देख करके क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर परसेंटेज होता तो 100, पीपीएम है तो 100 यहां से हटा दोगे, 10⁶ लिख दोगे। दैट्स ऑल। क्या मेरी कहानी समझ में आ गई? ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पहले ये सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख लो, ये जो भी डेफिनेशन बताई हैं उनको एक जगह पे कंप्लीट करो। फॉर्मूलों को एक बार तरीके से एक अच्छी तरीके से देख लो, फॉर्मूलों को एक ही जगह पर नोट कर लो। उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
चलो, और जितने चिरकुटे क्वेश्चन हो तुम अपने आप से करो, जो फार्मूला बेस्ड है वो अपने आप से करो, जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, जो फार्मूला बेस्ड नहीं है वो मैं कराता हूं, ठीक है, जो फार्मूला बेस्ड है वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक, चलो।